हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की साइंस का फिजिक्स का 10th चैप्टर जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलो पहले उसका थ्योरी बता देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद जो फार्मूलाज हैं उसमें मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला वो देखेंगे। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं वो मैं करके बताऊंगा तुमको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कैसे देखते हैं, मतलब हमारी आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है हम उसको क्यों कैसे देख रहे हैं, वो कंपेयर करो। और एक डार्क रूम में तुम लोग हो, लाइट्स ऑफ हैं, कोई लाइट नहीं आ रही है रूम में, तो उसमें तुम क्या देखते हो, और डे टाइम में या फिर जहाँ लाइट हो वहाँ क्या देखते हो, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों चीज़ में। तो दोनों चीज़ में इतना सा डिफरेंस है कि जब लाइट है या सनलाइट है या फिर कोई भी हमारी CFL की लाइट होगी या बल्ब की लाइट हो गई, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, मतलब when it falls on some object then it gets reflected, right? As long as it's the object is not observing the light, it's reflecting everything। मतलब ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है, वो सम पार्ट ऑफ लाइट दो वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज में आती है, हमारी आइज जब उस रिफ्लेक्टेड लाइट को कैच करती हैं, तो दैट्स व्हाट मेक्स अस सी थिंग्स, राइट? जैसे सपोज करो सनलाइट आ रही है और वो तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, या अपना हाथ ही ले लो, तुम्हारे हाथ पे सनलाइट पड़ रही है या जो भी लाइट आ रही है वो तुम्हारे हाथ पे पड़ रही है और हाथ से रिफ्लेक्टेड होके हमारी आइज में जा रही है, तभी हम अपने हाथ को देख पा रहे हैं, या फिर ये मार्कर तभी हमको दिख रहा है जब इस पर लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अभी सपोज तुम्हारे क्रिकेट तो सब लोग खेलते होंगे मोस्टली। लड़कियां, चलो लड़कियां क्या खेलती होंगी, लड़कियां भी क्रिकेट ही खिला देते हैं लड़कियों को भी। सपोज तुम्हारे हाथ में बॉल है एक, ठीक है। अभी वो बॉल तुमने एक तुम्हारे सामने एक दीवार है, उस दीवार पे मारी। यू थ्रो द बॉल एट द वॉल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? तो वो बॉल क्या है, वो बॉल जब दीवार को हिट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, जैसे सपोज ये एक वॉल है, तुमने यहाँ से बॉल फेंकी और वो बॉल यूं करके ट्रेवल की, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ये गई। ठीक है, अभी सपोज वो बॉल ऐसे जा सकती है, राइट? या फिर अगर तुमने यूं करके बॉल फेंकी, यूं करके थोड़ा कर्व में, तो बॉल वॉल पे हिट करके नीचे आएगी, राइट? तो सेम जैसे हम बॉल को फेंकते हैं और वो रिफ्लेक्ट होके आती है, वैसे ही सेम लाइट भी रिफ्लेक्ट होके आती है। अभी सपोज ये एक मिरर है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है, या हम नॉर्मल अपना मिरर जिसमें हम फेस देखते हैं, वो मिरर हम सपोज करो वो मिरर है ये, ठीक है। अभी यहाँ से सनलाइट आ रही है, जैसे सपोज ये आ रही है सनलाइट, ऑलराइट। तो वो सनलाइट ये आके रिफ्लेक्ट करेगी, की रिफ्लेक्ट। अभी वो कितनी रिफ्लेक्ट करेगी, कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंडर। अभी बात आती है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लॉ, पहला जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि जैसे ये मिरर हो गया और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी हमने इस मिरर पे, और जो ये लाइट आ रही है वो इधर आ रही है, ले सपोज इसको मैं ओ मान लेता हूँ, तो वो ओ पे आके फॉल कर रही है, तो वो जब ओ से रिफ्लेक्ट होगी तो वो कितनी होगी, तो वो वही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वही बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि
the angle of incident. This is the angle of incident. Angle of incident क्या होता है? The angle contained between the incident ray and the perpendicular, right? Normal, इसको हम क्या कहते हैं? Normal. Normal to the mirror. तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल कंटेन्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, विच इज दिस डैश डैश लाइन, कंटेन्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर. इंसिडेंट एंगल हो गया. ये डेफिनेशन मैंने तुमको बता दी, इसको नोट कर सकते हो. ये शायद बुक में नहीं है इसकी डेफिनेशन, बट जो भी है मैंने बता दिया. और तो लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो ये जो एंगल हो गया वो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हो गया. ठीक है, ये बीम आया हमारा, ओ पॉइंट पे स्ट्राइक किया, ओ से रिफ्लेक्ट होके ये हमारा ए डैश, सपोज ए डैश ए आया, ए रिफ्लेक्ट होके ए डैश पे पहुंच गई. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो मैंने तुमको बता दिया. एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल कंटेन्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर. सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी द एंगल कंटेन्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ के बाद आता है हमारा सेकंड लॉ. सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, अभी आता है सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, राइट, दे ऑल विल बी इन द सेम प्लेन. दे ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, अभी क्या कैसे सेम प्लेन में, मैं समझाता हूं. जैसे कि सपोज जैसे तुमने ये इसी को मान लेते हैं यार, बाकी छोड़ो, इसी को मान लेते हैं. जैसे ये रे रिफ्लेक्ट हो, रे आई, स्ट्राइक की मिरर पे और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई. तो सपोज ये हमारा जो नीचे है वाइट बोर्ड, वो एक प्लेन है. ठीक है, तो यहां से आई, इधर स्ट्राइक की और इधर चली गई. अगर मैं इसको रिफ्लेक्टेड रे को हल्का सा, जैसे ये अभी इसके पैरेलल में थी, व्हाइट बोर्ड के पैरेलल में थी, अगर मैं इसको हल्का सा ऊपर कर देता तब वो इधर आती, स्ट्राइक करती और इधर चली जाती. बट प्लेन तो सेम ही रहता ना. जैसे सपोज करो ये प्लेन हो गया हमारा, 3D प्लेन बना लेते हैं एक. ठीक है, या इसको ऐसे छोड़ के ऐसे बना लेते हैं. ठीक है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये z हो गया. 3D प्लेन, या इससे बेटर ऑप्शन ले लिया, जैसे तुम्हारा रूम है. ठीक है, रूम है तुम्हारा, और एक जो तुम्हारी नीचे एक्सिस है, जैसे वो कॉर्नर में कोई, जैसे रूम का ये कॉर्नर है, ये वॉल खड़ी है इधर. ठीक है, तो ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस सपोज की तुमने, ये एक्सिस जेड एक्सिस सपोज की, और जो ये एक्सिस है वो वाई एक्सिस सपोज की. मतलब ये 3D प्लेन हो गया. ठीक है, अभी अगर लाइट तुम्हारी इधर से गई, इधर से स्ट्राइक की, तो इधर से स्ट्राइक करने के बाद वो इधर ही वापस आ जाएगी. ठीक है, अगर ऊपर की तो वो ऊपर चली जाएगी, बट रहेगी उसी प्लेन में. सेम, समझ रहे हो ना? जैसे कि ये तुम्हारा एक सपोज करो ये प्लेन है, ये जो पेपर है वो प्लेन है. अगर तुमने इधर से लाइट की और इधर से लाइट आई इधर, और इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, तो वो सेम प्लेन में रही, मतलब इधर वाले प्लेन में रही. अभी सपोज करो कोई लाइट जो है वो इधर से इधर आई और इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, तो वो जो है वो इसी सेम प्लेन में है. मतलब अगर इधर से लाइट गई तो इधर नहीं गई, इधर से लाइट गई तो इधर नहीं गई, इधर से लाइट जाने के बाद इधर गई, मतलब वो सेम प्लेन में है. तो ठीक है, नॉर्मल, सारा रफ हो गया, कोई नहीं. नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन. ठीक है, अभी आता, ये दोनों लॉ हो गए, दोनों लॉ समझ में आ गए तुमको? ठीक है, अभी आता है कि मिरर कितने टाइप के होते हैं. ठीक है, अभी आता है, एक तो प्लेन मिरर होता है हमारा, प्लेन मिरर होता है जो हमारे घरों में रहता है, जिसमें हम फेस देखते हैं, वो होता है प्लेन मिरर. ठीक है, फिर आते हैं स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है
किचन में जाओ और एक स्पून उठा के देखो, वो जो कर्व टाइप रहता है ना नीचे, वो स्फेरिकल मिरर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे बेस्ट एग्जाम्पल है? अभी सपोज करो ये चम्मच है, ये उसका नीचे वाला पोर्शन है और ये उसका हैंडल है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो ये जो नीचे को कर्व जा रहा है ना, इसको बोलते हैं कॉनकेव। तो ये कॉनकेव मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर का टाइप है, तो वो कॉनकेव मिरर की तरह रहेगा। और अगर तुम नीचे से देखोगे और नीचे से रिफ्लेक्ट होगी इधर से, तो ये जो है इनवर्ट वो कॉन्वेक्स का होगा। अभी मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव, कॉनकेव से ही पता चल रहा होगा तुमको। समझने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, खाली समझो उसको, नाम में ही उसकी छिपा हुआ है कॉनकेव। केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा। तो अगर कॉनकेव लिया मैंने तो ये किया, और तुम इधर खड़े हो, ठीक है, तुम इधर खड़े हो, तुम मिरर ये है और तुम देख रहे हो, तो तुम्हारी तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो गुफा जा रही है अंदर को, ऐसा लग रहा है ना, गुफा की तरह है अंदर को, तो इसका नाम होता है कॉनकेव, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर हो गया। अभी कॉन्वेक्स मिरर आता है। सपोज तुम इधर ही खड़े हो, पहले जहां खड़े थे, और अभी तुम इस मिरर की तरफ देख रहे हो, तो ये तुम्हारी तरफ, इसका जो स्लोप है वो तुम्हारी तरफ है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये मिरर के पीछे जो अपोजिट साइड की जो स्क्रीन रहती है, उस पर हम लगा देते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल रहता है, तो जिससे कि रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट और वो पास नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अभी बात आती है कि एक मिरर तो हो गया, अभी हमको जो सॉल्व करने हैं इनके जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो टर्म्स रहते हैं कि इंसिडेंट रे कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टिव रे कहाँ से निकलेगी और वो क्यों निकलेगी, कहाँ पे आके क्रॉस करेगी, कैसे करेगी, नॉर्मल को क्या करेगी, नॉर्मल कहाँ होता है, वो सब आता है अब आगे। उसके लिए क्या करते हैं हम, जैसे सपोज करो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, पहले मैं कॉनकेव इधर ले लेता हूं और कॉन्वेक्स इधर ले लेता हूं, ठीक है। और तुम इधर खड़े हो, ये बन गई तुम्हारी बॉडी, ये आईज आ गई, ये नोज आ गई, ठीक है। इधर खड़े हो, इधर से देख रहे हो, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑलराइट। तो जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो, अभी सपोज तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, बॉल कौन सी? टेनिस बॉल, जो अंदर से स्टफ नहीं है, अंदर से हॉलो है, और वो कॉनकेव मतलब बॉल जो है वो तुम्हारे पास है। अभी तुम क्या करो, अभी उसको बॉल को हाफ काट दो एकदम, जैसे ये बॉल है हमारी, इसको हाफ में से कट कर दिया, ठीक है। इधर खड़े हो तुम ऑलरेडी, तो जो इधर वाला पोर्शन है ना तुम्हारे पास जो आया, इधर कट करने के बाद जो इधर वाला पोर्शन बचा, उसको इसकी जगह रख दो, ये आ गया। और जो इधर वाला पोर्शन आया उसको इसकी जगह रख दो, रख दिया। अभी तुम बताओ मेरे को, ये जो दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, वो एक बॉल जो थी वो स्फेरिकल थी, तो जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है वो स्फेरिकल, एक स्फेरिकल मटेरियल की कट करके बनाए गए हैं, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा स्फेयर का। जैसे अगर मैं इसको ऐसे करके बढ़ा देता हूँ आगे को, तो ये करके सर्कल स्फीयर बन जाएगा, ऐसे ही मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो एक स्फीयर बन जाएगा। तो इन दोनों स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। सपोज ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है और ये स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। स्फीयर का सेंटर तो समझ गए होगे, मैथ्स में पढ़ा होगा स्फीयर का सेंटर क्या होता है। तो जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो स्फीयर जिससे कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस फ्रेम हुए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। तो इसको मैं सी लिख देता हूं, ऑलराइट।
अब भी जितना पोर्शन हमारे पास है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का जितना पोर्शन है हमारे पास, उसको एग्जैक्टली हाफ जगह पे एक पॉइंट होता है। जितना ऊपर रहता है उतना ही नीचे रहता है, जितना ऊपर रहता है उतना ही नीचे रहता है, एकदम हाफ। उस पॉइंट को हम बोलते हैं पी। पी का मतलब क्या हो गया? पोल। पोल होता है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पीछे स्क्रीन है इसके। एक सेकंड में बना देता हूं इसको, ये हो गया। तो अभी पोल क्या होता है? पोल होता है द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर वाली, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर वाली, ऑलराइट। तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर है दोनों, तो ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। क्या कहते हैं इसको? पोल। तो ना पोल है तो उसको पी से डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर तुमसे कोई बोले कि अपने क्रेडेंशियल्स बताओ, तो अगर तुम्हारा नाम सपोज करो कि मेरा नाम ले लो, जैसे मेरा नाम दीपक है, तो वो अगर मेरे से पूछेगा कि अपने क्रेडेंशियल्स बताओ अपने नाम के, तो मैं पूरा नाम तो हो गया दीपक चौधरी, बट वो क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है तो उसको बोलेंगे डीसी, ठीक है, दीपक चौधरी। वैसे ही इसमें नाम के अकॉर्डिंग ही हमने पॉइंट ले लिया पी, ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिया था सी, ठीक है। अभी क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बताता हूं मैं तुमको। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन होती है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जो मैंने तुमको बताया था स्फीयर का पार्ट होता है, स्फीयर के पार्ट में से उसका जो सेंटर होता है, जो स्फीयर हुआ, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो स्फीयर बनेगा, उसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसको कैसे डिनोट करते हैं? उसको डिनोट करते हैं सी से, ऑलराइट। अभी आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों सेम है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द, रेडियस किसको कहते हैं? सेंटर से स्फीयर तक जो लाइन आती है उसको बोलते हैं रेडियस। मतलब कि सरकमफेरेंस से जो आउटर एज है हमारे स्फीयर की, उससे सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेडियस। तो रेडियस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम रहते हैं। इसको लिख देता हूं मैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी सेम ही है ना दोनों की डिस्टेंस। अभी अगर सपोज करो मैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इसकी डिस्टेंस लूं सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो रेडियस आ जाएगी। और अगर मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर है इसकी सरफेस से, तो दोनों बराबर ही हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी सेम। अगर किसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए कि मतलब उसने दिया हो कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी है, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। उसका मतलब था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इतनी डिस्टेंस पे है उसका, ऑलराइट। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ठीक है। ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को, लाइन तो दोनों डायरेक्शन में हम कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जैसे ये प्लेन मिरर है सपोज करो हमारा, ठीक है। अभी इसका वो जो पोल है, प्लेन मिरर का पोल जो है वो ये है, मतलब कि इक्विडिस्टेंस इट द राइट इन द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अभी एक लाइन आ रही है ऐसे, वो इस पे स्ट्राइक कर रही है, ये जो है वो नॉर्मल है, जो प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मल डाली हमने, ये जो लाइन आई ये नॉर्मल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। सेम हमारे स्फेरिकल मिरर में है कि जो हमारा सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर रहता है मतलब पोल जो रहता है, उस पोल पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो नॉर्मल रहती है। कहाँ पे? स्फेरिकल सरफेस पे, ठीक है। ये 90 डिग्री पे कट करती है, 90 डिग्री पे रहती है, ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, पोल पे मीट करती है, और वो जो पोल पे मीट करती है तो जो ये लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस रहती है वो मिरर जो हमारा ये स्फेरिकल मिरर है वो 90 डिग्रीज पे रहती है। ठीक है, नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अभी आता है फोकस। फोकस क्या होता है? अभी फोकस बताने के लिए तुमको एक एक्टिविटी दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में। वो एक्टिविटी क्या है कि जो हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं हम। सपोज करो तुमने अपनी स्पून ही ले ली, इतना एग्जैक्ट नहीं आएगा बट आ जाएगा। ठीक है, तुमने अपना स्पून ली, स्पून को सन के डायरेक्शन में किया, और ट्राई करो कि जो उसका रिफ्लेक्ट होने के बाद जो उसकी इमेज आ रही है, वो जो बीम आ रहा है, रिफ्लेक्टेड बीम है, वो एक पॉइंट पे आ जाए। जैसे कि हम करते थे बचपन में, हमारे पास में एक लेंस रहता था और हम उसको कागज पे ऐसे करके देखते थे। जब वो एक पॉइंट बन जाता था तो वो कागज एकदम से जल जाता था। सेम है, वो है लेंस के लिए, अभी मैं बता रहा हूँ मिरर के लिए। ठीक है, तो मिरर में क्या है कि ट्राई करो कि वो जो इमेज बन रही है, जो रिफ्लेक्ट होकर रेज जा रही है, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाए। तो जब स्पून को तुम थोड़ा आगे पीछे करोगे ना, तो देखोगे कि वो एक जगह पे आके पॉइंट बना रही है। ठीक है, तो उस पॉइंट से, जहां पे वो पॉइंट बना रही है, उस पॉइंट से और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब स्पून की जो बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो उसको बोलते हैं, बट जब वो जहां पे वो बनाती है ना पॉइंट, जैसे लेंस से करके देखते थे या फिर देखोगे इससे स्फेरिकल मिरर से, तो जहां पे जाके वो पॉइंट बनाएगी आगे पीछे करने के बाद, जहां पे वो पॉइंट बनाएगी उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ठीक है, इसका डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है? इसका डेफिनेशन है द पॉइंट एट विच ऑल रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट ईच अदर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, अभी मैं तुमको बताता हूं कि इसकी फोकस हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ये तो हो गया, ये आ गया समझ में? ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, और अभी तुमको बताता हूँ कि फोकस किसको कहते हैं। ऑल राइट, अभी जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये चीज़ तो तुम्हारी समझ में आ गई। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, और ये हमारे लेंस का पार्ट हो गया, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, ये सरफेस हो गई इसकी आउटर सरफेस। ऐसे ही मैं इसमें बनाता हूँ। ठीक है, ये आ गई, ये पी हो गया, ये हमारे मिरर का सेगमेंट हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी सपोज करो हमने इधर से एक टॉर्च ली और इधर से उसमें लाइट मारी। ठीक है, मिरर पे हम लाइट डाल रहे हैं। ठीक है, अभी जो ये लाइट की रेज हैं, ये सारे बीम जो हैं वो इधर से आकर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी सपोज ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं भी तुम एक लाइन ज्वाइन कर दोगे सरफेस पे, मिरर के सरफेस पे, तो वो परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब नॉर्मल का काम करेगी। ठीक है, अभी जब वो नॉर्मल का काम करेगी तो ये रे जो आई उधर से वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आई, यहाँ से पास होगी। ठीक है, तुम एग्जैक्टली बनाओगे तो सब समझ में आएगा। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सेम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक आएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगी, तो नॉर्मल से एक रिफ्लेक्ट करेगी तो ये इधर से पास करेगी। मतलब ये जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आई तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी ये जो आई रे, ये पास करेगी इधर से, सेम ऐसे ही ये वाली इधर से पास करेगी, ये वाली इधर से पास करेगी, ये वाली इधर से पास करेगी। ठीक है, तो तुमको दिख रहा होगा कि सारी रेज जो है वो रिफ्लेक्टेड होके एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं। जैसे ये इधर से आई, इधर से आई, सारी इधर से आ रही हैं, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो आती है वो उधर से बाउंस बैक होके वापस आ जाती है। ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, और ये इधर आ गई।
तो ये सारी रेज जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस, ठीक है। और उसको हम डिनोट किससे करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ, ठीक है। ये हो गया फोकस। अभी आते हैं हम कॉन्वेक्स जो हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे आता है ये, कॉन्वेक्स मिरर में ये आया रे, ये सेकंड रे आई, ये थर्ड रे आई, ऐसे ही नीचे आई दो रे, ये आ गई, इधर से आ रही है, इन्फिनिट ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, ये आके और इधर आके ऐसे बाउंस हो जाती हैं, ठीक है। ये इधर बाउंस हो गई, ये तो बाउंस बैक हो जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये इधर आई और ऊपर चली गई। अब तुम पूछोगे कि इसका फोकस कहाँ है, तो इसका फोकस जो है वो बनेगा लेंस के पीछे, इमेजिनरी जाके, ठीक है। अभी सपोज ये जो आई सारी बाउंस बैक होके, इनको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ पीछे। जब इनको पीछे ज्वाइन करूँगा तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी सारी, और उस पॉइंट को क्या बोलूँगा मैं, फोकस, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था, ठीक है। ये इधर फोकस इसका पीछे आ गया, इसका सेम साइड में बना, इसका अपोजिट साइड में बना फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सब समझ में आ गया। फोकस पॉइंट, फोकस जो था पॉइंट वो समझ में आ गया, ओके। अभी क्या होता है, अभी होता है जो हमारा फोकस आया कैपिटल एफ, उस फोकस से और जो पोल तक की डिस्टेंस रहती है हमारी, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आई ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एफ से, ठीक है, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये आ गया। अभी तुमको एक चीज और दिखाई दे रही होगी इनमें, अगर तुम देख सकते हो तो, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है पोल से और फोकस की जो डिस्टेंस है पोल से, वो तो जो फोकस लाई कर रहा है हाफ में लाई कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो फोकल लेंथ है हमारी, जो फोकल लेंथ आई, अगर उसका डबल कर दें हम तो हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में ये रिलेशन रहता है, ये रिलेशन रहता है, बट ये रिलेशन जो है वो स्मॉल मिरर्स के लिए ही है। अगर काफ़ी बड़े बड़े मिरर्स लोगे तो उनका सेंटर ऑफ कर्वेचर और उनका फोकल लेंथ जो है वो थोड़ा हाफ में नहीं आएगा, ये रिलेशन जो है वो एग्जैक्टली नहीं रहेगा, थोड़ा डिफर करेगा। बट जो स्मॉल लेंसेज रहते हैं हमारे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो लेंसेज हैं स्मॉल, उसमें ये एग्जैक्टली सेम रहता है, मतलब कि फोकल लेंथ का ट्वाइस इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अभी आता है कि जो हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर हम उसमें इमेज देखने का ट्राई करें तो वो किस टाइप से इमेज बनाता है, अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे है तो किस टाइप की इमेजेस वो फॉर्म करेगा। तो उसके लिए टेबल देखते हैं, जो एनसीईआरटी में टेबल है, टेबल नंबर 10.1, टेबल नंबर 10.1। तो टेबल नंबर 10.1 में वो क्या कह रहा है, इधर कह रहा है पोजीशन, पोजीशन को शॉर्ट में POSN लिख लेते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, POSN, POSN, पोजीशन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। ये देख लिया तुमने। अभी ये देखने के बाद वो कह रहा है कि इधर पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, कि वो इन्फिनिटी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ के बीच में है, या फिर फोकल लेंथ फोकस पे है, या फिर पोल और फोकस के बीच में है, और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का साइज कितना रहेगा और उसकी नेचर कैसी रहेगी। तो टेबल तो तुम उधर से देख सकते हो, मैं तुमको इसकी जो इमेजेस हैं वो बताऊंगा डायरेक्टली, ठीक है। टेबल तुम गाइड लोगे थोड़ा सा टेबल से, टेबल 10.1 ओपन करके रखोगे और मैं जैसे बता रहा हूँ कि कैसे ड्रॉ करोगे और कहाँ जाके वो इमेज बनेगी, वो मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाऊंगा,
वो ड्रॉ करने से पहले मैं तुमको बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज रहती हैं, वो जैसे सपोज करो कि सन का हम बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो उसकी जो रेज आ रही हैं वो तो बहुत सारी आ रही हैं, ये सारी रेज आ रही हैं। अभी अगर इतनी सारी रेज हमने इस वाले कॉनकेव मिरर पे ली, तो ये इधर रिफ्लेक्ट करेगी, ये उधर रिफ्लेक्ट करेगी, ये इधर से जाएगी, ये उधर से जाएगी, इमेज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे इतनी सारी रेज से जो है कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी दो रेज ले लेते हैं जो सुटेबल रहती हैं हमारे लिए। उन दो रेज से हम बता सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, साइज क्या रहेगा उसका और नेचर क्या रहेगा इमेज का। ठीक है, तो अब बात आती है कि कौन सी दो रे लें हम, इनमें से कौन सी दो रेज लें, वो सिलेक्ट करने की बात आती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन आई प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पी हो गया हमारा, ये एफ हो गया हमारा, ठीक है, ये शेड कर दिया मैंने पीछे से, और ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस पी एफ, और ये आ गया हमारा सी, ये हमने कर दिया इधर से। ऑलराइट, अभी सपोज करो एक रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पैरेलल एक रे आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने तुमको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन खींचोगे तो वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर रहेंगे। तो ये रे जो है वो इधर से रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये जो कि ए आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray parallel to the principal axis will after reflection will pass through the focus, ठीक है। अभी आता है कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या कह रहा है कि a ray parallel to the principal axis, ठीक है, appear to diverge from the principal focus, मतलब इधर से आई और इधर को तो चली जाएगी ऐसे करके, रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएगी। बट इट सीम्स लाइक कि हम उसको मिरर के पीछे से फोकस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि a ray parallel to the principal axis will appear to diverge after reflection, of course, a ray parallel to the principal axis after reflection will appear to diverge from the principal focus of the convex mirror. ऑलराइट, अभी आता है दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, पी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑलराइट, अभी वो कह रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, सपोज करो एक रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस से अगर पास करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। पहले केस के एकदम अपोजिट है, उसमें रे आ रही थी पैरेलल और जा रही थी फोकस से, अभी ये आ रही है फोकस के थ्रू होके और जा रही है पैरेलल, एकदम अपोजिट है। सेम इसमें होगा, अगर कोई रे आ रही है ऐसे करके तुमको, मतलब ऐसे सपोज होगा कि ये सीधी जाके और लेंस जो मिरर है उसको बीच में से फाड़ के फोकस से निकलेगी, तो ये अगर हम इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये ऑफकोर्स सी बात है फोकस पे जाएगी। हमने ऐसे प्रोजेक्ट की एक रे कि वो हमको ऐसे लग रहा है कि वो आगे जाके फोकस पे मिलेगी, बट मिरर बीच में है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दूसरा केस हो गया। अभी आता है तीसरा केस, पूरा नहीं मिटा रहा यार मैं, खाली बस रे मिटा देता हूँ।
तीसरा केस क्या कह रहा है वो, कि तीसरा केस में एक रे आ रही है, और रे कहाँ आ रही है, रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रे आती है वो बाउंस बैक होके वापस उधर से चली जाती है, वापस होके उधर से ही चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मीट करती है वो नॉर्मल का काम करती है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पे कहीं भी लाइन बनाऊँ ना, कोई सी भी लाइन ले लो, वो नॉर्मल रहेगी, वो नॉर्मल ही रहेगी। और तुमको पता है कि अगर वो नॉर्मल है और वो एक कोई भी रे आ रही है उस पर, तो वो बाउंस बैक होके उधर से ही वापस चली जाएगी, जिस रूट से आई थी उसी रूट से वापस चली जाएगी। ठीक है, अभी जैसे कोई तुमको बोले कि तुमको सीधे जाना है एकदम और फिर उसी सीधे में वापस आना है टच करके, तो तुम सीधे गए और टच करके सीधे उसी रूट पे वापस आ गए, तो ऐसे ही ये बोल रहा है। ठीक, तो एक रे आ रही है, सपोज ये इधर से आ रही है, इधर रिफ्लेक्ट करी और वापस इसी पे आ गई। ऐसे ही इधर तुमको एक ऐसी रे तुमने उस पे मिरर पे डाली कि तुमको लग रहा है कि वो आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगी, तो वो जाएगी इधर से और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी सेम पाथ पे। ठीक है, अभी अगला केस आता है। अगला केस क्या आता है? अगला आता है कि ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी एफ सी एफ सी एम एन। ठीक है, अभी कोई रे आई और वो पोल पे जाके स्ट्राइक की, कोई रे आई और वो पोल पे जाके स्ट्राइक की, कोई रे आई और पोल पे जाके स्ट्राइक की। ऑलराइट, तो इसका क्या, ये कहाँ जाएगी? ये हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का काम कर रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम इधर, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे क्या पता चला हमको कि अगर कोई रे वो पोल पे जाके स्ट्राइक करती है तो वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अभी आता है कि हमारे जो ये चार केस आए, इन चार केसेस का यूज करके हमको इमेज फॉर्म करनी है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो इनका यूज करके कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म करते हैं। जो मैंने तुमको पहले बताया था कि टेबल 10.1 खोल के रखना, तो टेबल 10.1 खोलने का टाइम आ गया है। टेबल 10.1 खोल के रखो। टेबल 10.1 हमने ओपन कर ली है, अभी इसमें देखेंगे और ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकल है, फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये एम है और ये एम है। ऑलराइट, ये बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद पहला केस ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे है तो ये रे आएंगी। ठीक है, दो रे आई, इन्फिनिटी से दो रे आई, क्योंकि हमको एटलीस्ट दो रेज का यूज करना है, हमको इमेज बनाने के लिए, इमेज ऑब्टेन करने के लिए एटलीस्ट दो रेज का यूज करना है। तो दो रेज आई इन्फिनिटी से, एक ऊपर से आई एक नीचे से आई। अभी वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से। फर्स्ट केस था ना हमारा कि अगर पैरेलल कोई लाइन आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से ट्रेवल करती है, तो ये फोकस से होकर ट्रेवल की। तो क्या हुआ, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। ठीक है, यहां से दो रे आई, स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट हुई और फोकस से निकल गई। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। पहली चीज, साइज क्या होगा? साइज होगा बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी, बिल्कुल छोटी सी, मतलब हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ठीक है, बहुत छोटी बनेगी, मतलब दिखेगी भी नहीं, बहुत छोटी बनेगी। और नेचर क्या रहेगा उसका? नेचर रहेगा रियल, मतलब रियल इमेज बनेगी, जैसी मतलब दिख रहा है तुमको, इमेज जो है वो एग्जैक्टली दिखेगी। मतलब ये अगर तुम कोई स्क्रीन लगा दोगे ना इधर, जैसे सपोज तुमने कि स्क्रीन लगा दी इधर एक छोटी सी, तुमने देखा था ना कागज लगाते थे, कागज पे पॉइंट बनता था, तो कागज स्क्रीन का काम कर रहा है, तो वो कागज पे आके दिखेगी, मतलब कि वो रियल है। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी, जैसे ये
ए ऊपर था बी नीचे था, सर ऊपर था पैर नीचे थे, अगर वो इमेज बनेगी तो सर नीचे हो जाएगा पैर ऊपर हो जाएंगे, इन्वर्टेड हो जाएगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगला आता है बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तब कैसे बनेगी, इमेज कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी वो देखते हैं। अब ये हमारा लेंस हो गया, मिरर हो गया एम एन, ये पी हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसमें आगे को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी कह रहा है कि वो बियॉन्ड सी है, मतलब बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, बियॉन्ड सी मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, सी के आसपास है बट सी से दूर है। तो सी से दूर है तो यहाँ पे बना देते हैं एक इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। ठीक है, अभी यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ से जो इसकी इमेज फॉर्म होगी वो कैसे बनेगी। तो एक तो ये पैरेलल लाइन आई, राइट, पैरेलल आके कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, निकल गई, पैरेलल आई फोकस से निकल गई। दूसरी रे कहां से जाएगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल दी दूसरी, इधर से गई बाउंस बैक होके वापस चली गई। तो ये जो दो रे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे हमको इमेज मिलेगी। कैसे उसको, इमेज को कैसे ड्रॉ करेंगे, इमेज ये बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो तुमको देख के पता लग रहा होगा इमेज कैसी है, ये साइज की थी, छोटी है, देखोगे अगर तुम मेजर करके देखोगे तो ये छोटी आएगी। ठीक है, तो अगर वो बियॉन्ड सी है, तो बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में, सी से दूर जितनी भी हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस में ना हो बस, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज के साइज से बड़ा रहेगा, मतलब इमेज की साइज जो है वो छोटी रहेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी और उल्टी बनेगी, जैसे मैंने बताया सर ऊपर पैर नीचे, तो इमेज जो बनेगी वो सर नीचे पैर ऊपर बनेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा केस। अभी आते हैं अगले पे। अगले में वो क्या कह रहा है कि अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो क्या होगा, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, एम एन। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज कैसी बनेगी, अभी ये देखना है। ठीक है, ये इमेज आई वो ऑब्जेक्ट हमारा ये ए बी। ठीक, एक रे ये गई पैरेलल और फोकस से निकल गई, दूसरी रे हमने फोकस से निकाली और वो यूं करके निकल गई। इसको थोड़ा सा मैं, जब तुम इसको ड्रॉ करोगे ना एग्जैक्टली रूलर और मेजर कर करके, तब तुमको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ऑलराइट, तो जो इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज कहाँ मिली हमको, उसकी इमेज मिली हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। ठीक है, कैसी इमेज बनी, ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली हमको, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, ये रे ऐसे करके गई और ये रे ऐसे करके गई, ऑलराइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिली, पोजीशन पता चल गई तुमको। अभी आता है साइज, सेम साइज की बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी इमेज रहेगी। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ऑलराइट, एग्जाम्स में जो है आता है कि ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये इमेज है और इसको ड्रॉ करके दिखाओ। आई थिंक कम से कम 4-5 नंबर का आता है, तो तुमको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। तो पहले तुमको कंपास से एक लेंस मिरर बनाना है, उसके बाद रूलर से लाइंस खींचनी है, मीजर कर करके, एग्जैक्टली मीजर कर करके, या फिर वो क्वेश्चन में बोल देगा कि इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करो और बाद में इसको ड्रॉ करके दिखाओ, ये भी दे सकता है वो। ठीक है, तो तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनको ड्रॉ करने की। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजीली हो जाता है, सब कुछ मेजर करके ड्रॉ करना है। जैसे तुमने अपना ज्योमेट्री में पढ़ा था मैथमेटिक्स में, सारा रूलर और पेन पेंसिल का कमाल था, वैसे ही तुमको यहाँ करना है। ठीक है, अभी आता है कॉनकेव मिरर, पी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात याद रखना, जब तुम ड्रॉ करोगे ना तो इसके पीछे शेड करना मत भूलना।
यहाँ पे मैं कर नहीं रहा हूँ किसी किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नहीं करोगे, सेट जरूर करना। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सी एंड एफ है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ ये आ गया। अभी इसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी ये हम देखते हैं। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, एक रे आई, ठीक है, वो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी, निकल गई फोकस से। अभी क्या है, दूसरी रे कहाँ से लेके जाए हम, ये आई और इधर फोकस से निकल गई, दूसरी रे लेके जाएंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई और इधर इंटरसेक्ट किया, तो जो इधर इंटरसेक्ट किया इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर, मतलब बी डैश ए डैश, ये हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसी बनी, अगर वो सी और एफ के बीच में था तो इसकी इमेज बनी बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था तो इमेज बन रही थी सी एंड एफ के बीच में, एकदम अपोजिट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर था तो उसकी डिमिनाइज बन रही थी, इसकी बड़ी बनी है, मतलब ऑब्जेक्ट इधर था बियॉन्ड सी था तो इमेज छोटी बन रही थी, अभी ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में तो इमेज बड़ी बन रही है, बन रही है कि नहीं बन रही है, तो साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, इनलार्ज, मतलब बड़ी है। नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, अभी वो कह रहा है कि फोकस पे है, ये आ गया पोल, ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक बॉडी जो है वो यहाँ पे है, तो इसकी हमको बतानी है कि कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, बी ए बी, यहाँ से एक रे आई, ऑलराइट, यहाँ से रे कहाँ जाएगी, यहाँ से रे जाएगी फोकस से क्रॉस करेगी, फोकस से क्रॉस कर गई। ठीक है, इधर से आई फोकस से निकल गई, दूसरी कहाँ से आएगी, दूसरी आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इधर गई, रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हुई, बाउंस बैक होके सीधी निकल गई। इसकी कहाँ बनेगी, दोनों पैरेलल लाइन आ जाएंगी। पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी पे, इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, कैसी बनेगी, हाईली इनलार्ज, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, बहुत ज़्यादा जूम हो जाएगा उसमें, वो हाईली इनलार्ज बनेगी। और नेचर कैसा रहेगा, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अभी आता है अगला, आई थिंक लास्ट है ये, या बिटवीन पी एंड एफ लास्ट है। अभी आता है हमारा ये मिरर आ गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन एफ एंड पी है, ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन एफ एंड पी है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, इसकी इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, एक तो ये जो रे आएगी वो सबसे पहली बात कहाँ से जाएगी, तो वो जाएगी पोल से, एक रे आई पोल पे गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये आ गया, ये चली गई इधर। अभी आता है कि दूसरी दूसरी रे कहाँ से निकालें। ठीक है, तो दूसरी रे के लिए क्या है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब यहाँ से इधर गई और बाउंस बैक होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। ठीक है, अब इमेज तो हमको मिली नहीं, बात तो यही है, पॉइंट तो ये है कि इमेज तो हमको मिली नहीं, हमने स्क्रीन तो इधर ही लगाई थी, स्क्रीन इधर ही लगा सकते हैं क्योंकि मिरर तो जाएगा नहीं, मिरर के पीछे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, हमको पास करेगी ही नहीं रे, तो स्क्रीन तो हम इधर ही लगाएंगे, बट हमें स्क्रीन पे कोई इमेज मिली ही नहीं, तो वो क्यों नहीं मिली, वो कहाँ जाके बनेगी, स्क्रीन जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसको अगर हम पीछे इंक्रीज कर देते हैं तो ये यहाँ पे जाके मीट इंटरसेक्ट करेंगी और इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, इन लार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट था उससे बड़ी बनेगी इमेज जो बनेगी हमारी। और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। मतलब वर्चुअल का क्या मतलब हो गया कि अगर हमको वो स्क्रीन पे मिल जाती तब तो ठीक है, हम कह देते कि रियल है, रियल इमेज है, हमको दिखाई दे रही है। अब वो है ही नहीं, मतलब हमको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही है,
वो लेंस जो हमारा मिरर है वो हमको ऐसा लग रहा है कि मिरर के अंदर ही हम है, इमेज जो है वो मिरर के अंदर ही है, ऐसा लगेगा हमको। तो क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब जैसी ऑब्जेक्ट थी सर ऊपर पैर नीचे, वैसे ही इमेज भी सर ऊपर पैर नीचे और वर्चुअल बनेगी, इनलार्ज बनेगी। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कॉनकेव मिरर की इमेजेस कैसी बनती हैं। ठीक है, अभी आता है कि इसके यूजेस क्या क्या है कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या है, बताएगा कोई? सामने नहीं हूं तो मन मन में ही बता लो भाई। क्या 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 यूजेस है? तो इसका यूजेस है, टॉर्च देखिए तुमने, टॉर्च सबके घर में होगी यार। तो तुम जब टॉर्च के वो पहले वाली जो पुरानी वाली टॉर्चेज आती थी या नई में भी कुछ में आता है, वो आगे से ऐसे करके घुमाते हैं उसको, कभी देखा है घुमा के? अंदर बल्ब लगा रहता है और जब उसको ऐसे करके घुमाते हो तुम तो जो उसका बीम जाके पड़ता है टॉर्च का वो बड़ा छोटा होता है। देखा है कभी घुमा के? वो क्यों होता है? क्योंकि जो लेंस वो जो मिरर टाइप लगा रहता है ना, शीशा जो लगा रहता है, शीशा देखा होगा, वो तो प्लेन रहता है, बट जो टॉर्च के अंदर, जैसे ये कोई टॉर्च है सपोज, ऐसे करके मैं टॉर्च बना देता हूँ एक, ये टॉर्च बन गई तुम्हारी, यहाँ पे ढक्कन लग गया, ये शीशा लगा दिया उन्होंने, यहाँ पे एक चांदी के जैसी प्लेट रहती है लगी हुई, देखिए चांदी की जैसी प्लेट देखी होगी, इधर से वायरिंग आती है, बैटरी रहती है इधर, यहाँ पे बल्ब रहता है। ठीक है, ये बल्ब है। तो ये जो चांदी वाली प्लेट रहती है ना, चांदी की प्लेट जो रहती है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर। आया नहीं होगा दिमाग में आज तक? इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का क्या काम करता है वो, कि जो बल्ब रहता है हमारा, हम उसको जो ऐसे ऐसे घुमा के करते हैं ना कि पूरा सामने अच्छे से दिखाई दे हमको, तो वो घुमा के हम यही सेट करते हैं कि बल्ब को हम फोकस पे लेके आते हैं, उसके बल्ब को फोकस पे लेके आते हैं। तो जब इधर से लाइट आएंगी फोकस से और ऐसे करके इधर पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होके सीधी जाएंगी और दूर जाएंगी। अब आया समझ में कि वो ऐसा क्यों होता है, घुमाने वाला आगे? तो इसकी जो रेज जाएंगी वो सीधी जाएंगी, और तुम इसको और थोड़ा बहुत और इसमें खुरापात करते रहोगे और घुमाते रहोगे तो इसकी ये बड़ी छोटी होती जाएगी सीधा। जैसा अभी मैंने बताया था कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। वो जो घुमाने वाला रहता है, एडजस्ट करने वाला एडजस्टर रहता है, वो इसी उस पर रहता है। ठीक है, टॉर्चेज में यूज होता है। सर्च लाइट सेम, जो अंदर स्क्रीन रहती है वो सेम रहती है, सर्च लाइट में यूज होता है। व्हीकल की हेडलाइट में यूज होता है। मतलब व्हीकल की जो हेडलाइट है उसमें तुम कभी कभी देखते होगे, जैसे तुमने बाइक स्टार्ट की और बाइक की हेडलाइट ऑन कर दी तो बल्ब तो छोटा सा रहता है यार, उसका बीम देखा है कितना बड़ा जाके लगता है सामने, तो वो सेम कॉनकेव मिरर यूज होता है उसमें। ऑलराइट, और जैसे सेविंग मिरर रहते हैं, सेविंग मिरर में कहीं कहीं तुमने अगर किसी बार्बर की दुकान में गए होगे तो वहाँ पे सेविंग मिरर जो यूज़ होते हैं वो भी कभी कभी यूज़ कर लेता है बार्बर भी इसको, ताकि उसका जो चेहरा है बंदे का वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, और जैसे डेंटिस्ट हो गए, डेंटिस्ट के पास जो रहता है ना छोटा सा एक डंडा इस टाइप का, ऐसे करके और ऐसे करके, और इसमें शीशा लगा रहता है ऐसे करके, तो वो मुंह के अंदर घुसा के देखता है, तो इसमें भी कॉनकेव मिरर लगा रहता है। ये जो होता है ये वाला मिरर वो कॉनकेव मिरर होता है। ओके, तो ये थे इसके यूज। और एक और है कि जो लार्ज कॉनकेव मिरर रहते हैं उनको हम यूज करते हैं ताकि सनलाइट जो है वो कंसंट्रेट होकर एक पॉइंट पे आ जाए। और जैसे इंडिया का तो पता नहीं मुझे, बट फॉरेन में ये कॉनकेव मिरर है, इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लेते हैं, उन कॉनकेव मिरर से सनलाइट उन पे पड़ती है और उनका जो वो है रिफ्लेक्ट होके सारी फोकस पे जाती है। उस फोकस के थ्रू वो लोग हीट करते हैं वाटर को, उधर से स्टीम बनती है एंड ऑल, फिर तो तुमको प्रोसेस पता ही है उसका। ठीक है, अभी आता है इमेजेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस कैसी बनती हैं? ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस के लिए तुम्हारे पास एक चैप्टर बोल रहा हूँ, टेबल है, टेबल नंबर 10.2।
टेबल नंबर 10.2 ओपन करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है तो कहाँ पे इमेज बनती है इन द शॉर्ट। बट मैं तुमको बताता हूँ कि ड्रॉ करके। वो जैसे वो कह रहा है कि कॉन्वेक्स, ये आ गया मिरर हमारा, ये ऐसे करके आ गया, ये फोकस आ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, ये पी हो गया, एम हो गया, एन हो गया। ऑलराइट, अभी वो कह रहा है फर्स्ट केस में, इसके दो ही केस हैं। फर्स्ट केस में वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो यहाँ से दो रेज आई हमारी। ऑलराइट, अभी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएंगी, निकल गई। बट अगर हम इनको एक्सटेंड कर दें पीछे तो ये कहाँ जाके मिलेंगी, फोकस पे, फोकस पे पॉइंट साइज में मिलेंगी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ रहेगी, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, फोकस पे मिरर के पीछे रहेगी। कैसी रहेगी इमेज, साइज कैसा रहेगा इमेज का, हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज, पॉइंट साइज रहेगी, बहुत छोटी रहेगी। नेचर कैसा रहेगा, नेचर रहेगा वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसी थी सर ऊपर वैसी सर ऊपर रहेगा, पीछे बनेगी वर्चुअल में। ठीक है, अभी आता है इसका सेकंड केस। सेकंड केस कह रहा है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, इसीलिए इसके दो केस हैं। एक तो इन्फिनिटी वाला केस पता चल गया तुमको, एक है इन्फिनिटी और पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो, डजंट मैटर। सपोज हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, अभी इसकी कहाँ बनेगी, ए बी, इसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ये पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट होके इधर से निकल गई। ठीक है, दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालेंगे तो समथिंग लाइक दिस, एंड इधर से आई और बाउंस बैक होके वापस चली गई। ठीक है, अभी अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें पीछे तो हमको यहाँ पे मिलेगी इमेज बी डैश ए डैश। कैसी मिली देख के पता लग रहा होगा तुमको। अगर पोल और इन्फिनिट के बीच में है ऑब्जेक्ट तो इमेज मिलेगी हमको पोल और फोकस के बीच में हमेशा। ठीक है, कहाँ मिलेगी, पोल और फोकस के बीच में। कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज था उससे छोटी मिलेगी। कैसी मिलेगी, नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑलराइट, ये हो गया इमेज तुम्हारी। कैसे फॉर्म करते हैं, कॉनकेव की भी हो गई, कॉन्वेक्स की भी हो गई। और कॉन्वेक्स की यूज क्या क्या है, कॉन्वेक्स की यूज है जो बाइक का मिरर देखा है, बाइक का हो गया, कार का हो गया, ट्रक का हो गया, कोई भी ले लो, रियर व्यू मिरर जो होते हैं, उन मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। क्यों यूज होता है, उन पे तुमने लिखा हुआ भी देखा होगा मिरर पे, ऑब्जेक्ट्स इन दी मिरर आर स्मॉलर देन दे appear in I mean smaller in the mirror looks smaller appears in the mirror looks smaller than the original, something like that। इस तरीके से लिखा होता है कि मिरर में जो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो छोटे हैं रियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसका यूज क्यों करते हैं, उसका यूज इसलिए करते हैं कि छोटे से उसमें मिरर में काफी ज्यादा एरिया हमको दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज हो गया। अभी आता है अगला टॉपिक हमारा, इसमें कॉन्वेक्स के यूज हो गए। यस, अभी आता है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो एक बंदा था, उस बंदे का नाम क्या था, बंदे का नाम था न्यू कार्टेशियन। कार्टेशियन एक बंदा था, तो उसने एक अपना कन्वेंशन निकाला जिसको हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, वो क्या था, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या था कि जैसे ये हमारा कोई भी एक मिरर है, इसको तुम कॉनकेव भी ले सकते हो, मिरर को कॉन्वेक्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, ये मिरर है। ठीक है, तो इसका जो हमको ये लेना है कि उसके साइन कैसे लेने हैं, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, ऑब्जेक्ट की किधर से करनी है, इमेज की किधर से करनी है, हाइट कैसे कैसे लेनी है। तो लेट्स से कि जो ये हमारा मिरर है ये वाई एक्सिस है,
और जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। समझ गए? पोल जो है हमारा ओरिजिन है। ज्योमेट्री में आ गए हम, समझ में आ रहे हो? तो अभी हम कैसे करते हैं, अभी जैसे सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ऊपर है, मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसकी हम जो हाइट लिखेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे। पहली चीज, इसकी इमेज बनी नीचे, सपोज बी डैश ए डैश, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसकी हाइट जो हम लिखेंगे वो या लेंगे वो निगेटिव में लेंगे। हमेशा जो भी हम फॉर्मूलेज में यूज करेंगे वो इसकी हाइट निगेटिव में लेंगे। ऑलराइट। और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जब हम लेंगे, अगर इधर की तरफ ले रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ तो निगेटिव में लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस अगर हम इधर ले रहे हैं, जैसे वर्चुअल इमेज बनी हमारी, तो पॉजिटिव में लेंगे। राइट। और कुछ बचा है इसमें, और कैसे लेते हैं, क्या लेते हैं? और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहती है पोल से, वो होती है, उसको कहते हैं हम यू। ये जो डिस्टेंस रहती है पोल से ऑब्जेक्ट के बीच में उसको कहते हैं यू, और जो इमेज की डिस्टेंस रहती है उसको कहते हैं वी। ठीक है, ये था हमारा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कि हमको जो साइन वगैरह लेने हैं वो कैसे लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आया हो इसमें या कुछ मैंने छोड़ दिया हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने इसमें छोड़ा नहीं, कुछ कवर कर लिया सारा। अभी आता है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। एक बंदे ने मेरे को पूछा था कि भाई मेरे को मिरर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो मिरर फॉर्मूला में इसमें हमारी क्लास में या 10th क्लास में इसमें इसको ड्राइव करके नहीं दिखाया है कि कैसे लेते हैं। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक डायरेक्टली एक रिलेशन बता दिया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में, इमेज की डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में एक रिलेशन बना के उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर तुमको इसका डेरिवेशन देखना है कि इसको कैसे ड्राइव किया है उन्होंने, तो तुमको उसके लिए हायर स्टडीज में जाना पड़ेगा, और हायर स्टडीज में जाने की जरूरत तुमको अभी है नहीं। तो जो इन्होंने बताया वो सीधा सीधा तुम लिख लो, ये u हो गया इज इक्वल टू 1/f हो गया। मतलब 1 डिवाइडेड बाय इमेज की डिस्टेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। ये हमारा एक रिलेशन रहता है। मिरर फॉर्मूला यही है, इसी को मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और जो इसकी वैल्यूज हैं v की हो गई, u की हो गई, f की हो गई, c की या फिर r की, जो भी उसमें क्वेश्चन में दिया हो, ये सब हम न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। ऑलराइट, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। अभी आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है जो हमारी इमेज का रेशियो है, इमेज का और उसकी ऑब्जेक्ट का और इमेज की जो रेशियो है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन रेशियो। मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इमेज से कितना बड़ा था, या इमेज हमारी छोटी बनी या बड़ी बनी। जैसे सपोज हमारा ऑब्जेक्ट था ये ए बी और इमेज हमारी बनी ये, तो इमेज ऑफकोर्स की बात है छोटी बनी, तो उसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है? मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं एम से, और इसका फॉर्मूला रहता है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब या फिर एच इमेज एच ऑब्जेक्ट, एम इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। इसका एक और उन्होंने रिलेशन बनाया हुआ है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में। ये तो था हाइट का मैग्निफिकेशन और हाइट का रिलेशन, अभी आता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। एम इज इक्वल टू एच इमेज डिवाइडेड बाय एच ऑब्जेक्ट। और इसका एक रिलेशन और है, वो है इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बट ये नेगेटिव में रहता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू माइनस इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे मिरर्स के। तो इन दोनों को रट लो, याद कर लो, घोल के पी जाओ, जैसे मर्जी वैसे पी जाओ वैसे कर लो, बट हमको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाले हैं। अभी इनको कैसे अप्लाई करते हैं मैं न्यूमेरिकल करके बता देता हूँ तुमको एक दो। जैसे ये कह रहा है एग्जाम्पल 10.1 में कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू
ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गई, आर कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, अभी वो कह रहा है अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे कर देते हैं हम, यू से, कितनी है, 5 मीटर। बट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा मिरर से लेफ्ट हैंड साइड में रहती है, तो उसको निगेटिव में लेंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली निगेटिव में लिख ली। ठीक है, अभी वो कह रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, मतलब कि वी फाइंड करना है हमको, और हाइट, इमेज की हाइट फाइंड करनी है, नेचर हमको पता चल जाएगी वी। ठीक है, अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम रहता है, तो हमको फोकल लेंथ मिल जाएगी। फोकल लेंथ क्या होती है, r/2 या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1.5। तो फोकल लेंथ जो मिलेगी हमको वो फोकल लेंथ मिली 1.5 मीटर। ठीक है, अभी हमारे पास मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू 1/f। ऑलराइट, अभी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई वी ऐसी आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू मतलब -5 इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ प्लस में रहेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स है, मतलब कॉन्वेक्स ऐसा होता है तो इसकी फोकल लेंथ इधर आएगी राइट साइड में, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये आ गया 1.5 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 और ये 5 6 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5, 6.5 डिवाइडेड बाई 7.5। अभी 1/b था, अभी इसको उल्टा कर लेते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो 1/v को अगर v लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी हमको करना पड़ेगा, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 7.5 डिवाइडेड बाई 6.5, कितना आ गया, पॉजिटिव 1.15 मीटर। मतलब जो इमेज मिलेगी हमको, वो इमेज मिलेगी राइट साइड में 1.15 मीटर पे, 1.15 मीटर पे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल, इमेज हमको वर्चुअल मिलेगी। ऑलराइट, अभी आता है कि उसकी हाइट कितनी है, हाइट पूछ रहा है वो, तो हाइट के लिए क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग फॉर्मूला लगा लेते हैं, m इज इक्वल टू इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू निगेटिव इमेज की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो h डैश बाय h कितना आ गया हमारे पास, माइनस v कितना था हमारा, पॉजिटिव 1.15 आया, u कितना है, u -5 था। ठीक है, तो उसमें u -5 लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव 0.23। मतलब इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी, मतलब जैसे उसके सर ऊपर था तो उधर सर ऊपर रहेगा, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर। मतलब कि जो रेशियो आया 1 से कम आ रहा है रेशियो, तो मतलब स्मॉल बनेगी, एंड स्मॉलर। ऑलराइट, अभी आता है अगला एग्जांपल। अगले एग्जांपल में वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो गया, मतलब कि h कितना हो गया हमारा, h हो गया 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है मिरर की, 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब हमको v फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज भी पता करना है, मतलब कि h डैश भी पता करना है। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हम v हमको निकालना है 1/v, और 1/f कितना हो जाएगा -15, और u इधर पहुंच जाएगा माइनस में, तो 1/u की वैल्यू कितनी थी, -25। कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाई -15 प्लस 1/25।
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो 25 15 इधर बचेगा तो आएगा इसका -2 डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, अभी अगर जैसे ये 1/b आया था, अभी मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -37.5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बनेगी, इमेज की डिस्टेंस कहाँ पोल से कितनी दूर होगी, वो 37.5 सेंटीमीटर दूर होगी। माइनस का साइन मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है कि रियल इमेज बनेगी। इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। अब भी देखना है कि उसकी हाइट और उसका मतलब इन्वर्टेड बनेगी कि सेम बनेगी, बस वो देखना है, वो चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, m इज इक्वल टू इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल टू माइनस इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, एच डैश क्या आ गया हमारा, एच डैश आ गया -v(h) डिवाइडेड बाई u, इससे आ गए। अभी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो आ जाएगा -30, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, -37.5, h कितनी दे रखी, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय -25 सेंटीमीटर। अभी माइनस माइनस प्लस और ये माइनस करा जाएगा तो माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25, कितना बचेगा, इधर बचेगा 25 कम 25 बचा 10 दोबारा 125, फिर बचेगा 5.25 चौका 100 एंड 25 पंजे 5.5 इंटू 4, कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो 22, कुछ तो गलत हो गया इसमें, 25 कम 25 बचा 12, 25 ही कम 25 ना 1.5। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 पंजे 20, 2 4 2 6, मतलब -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर का क्या मतलब हो गया, उसकी जो हाइट आई ऑब्जेक्ट इमेज की वो -6 का मतलब हो गया इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और 6 सेंटीमीटर बनेगी, मतलब 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट तक बड़ी बनेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि रियल इमेज जो होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड इनलार्ज्ड होगी। ठीक है, ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अभी जो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अगर ना आए आंसर, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बता देना, मैं तुमको अगली वीडियो में बता दूंगा उसको सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करना है। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिरर्स कंप्लीट हो गए, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है हमारा। अभी अगले टॉपिक में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। तो चलो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जो मैंने कराए हैं। इसके और भी साइड बुक से क्वेश्चन फाइंड कर करके और सॉल्व करने का ट्राई करो। होपफुली तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, ये था पार्ट 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, जिसमें हमने कवर किया रिफ्लेक्शन। अभी अगली जो वीडियो आएगी उसमें रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, और लेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या उसका फॉर्मूला है वो बताऊंगा। बाकी रिफ्लेक्शन में मिरर का जो भी मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो, इमेज बनाने का ट्राई करो, और अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बाकी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।